नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर औरैया से है। औरैया पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव का आयोजकों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, बल्लभपुर स्थित विवेकानंद इंटर कॉलेज नगला भोज में भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि के रूप में राम गोपाल यादव मंच पर पहुंचे और साथ ही छात्रों से संवाद किया। बोले, लखनऊ से भाजपा के लोग तय करा कर भेज रहे हैं किसे वोट देने हैं और किसका वोट काटना है, और यह काम जिलाधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर किसी भी तरह की धांधली पर पीडीए प्रहरी बूथ से लेकर जिला स्तर तक नजर पैनी बनाए हुए हैं और चेतावनी देते हुए कहा, जरूरत पड़ी तो हम बूथ से लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। यूजीसी मामले पर बोले, कोर्ट के निर्णय का विषय है, इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सर, आज कार्यक्रम बजा रहे हैं स्कूल के बारे में क्या कहना है? यहाँ तो आप जानते हैं कि विद्यालय के इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में आया था। यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब का उद्घाटन करना था और बच्चों को संबोधित करना था और उनके गार्जियन से। सर, एफआईआर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से देखा जा रहा है, कई जो तमाम लोग परेशान देखे जा रहे हैं, कई की शिकायतें सामने आई। देखिए, एफआईआर का शुरू का फेज था वो ठीक है, लेकिन अब जो हो रहा है वो लखनऊ से बीजेपी की ओर से आपके बूथ पर कौन वोट करना है भर के आ रहा है और जिलाधिकारी के यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से बीएलओ को कंपेल किया जा रहा है। वो हम होने देंगे। जो ऐसा करेंगे उन्हें जेल जाना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। आदमी खड़ा है, हम खड़े हुए हैं, हमारे वोट। यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तमाम तरह के विरोध के बाद औरैया में भी विरोध देखा गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां बीते 26 जनवरी को सीओ की सरकारी गाड़ी से महिला की मौत मामले में पकड़ा तूल। न्याय न मिलने पर सरदार सेना का बड़ा प्रदर्शन। डीएम परिसर में जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़। 1 करोड़ मुआवजा, नौकरी और 5 बीघा जमीन समेत कई चीजें मांग। आरोप, अज्ञात वाहन से दर्दनाक घटना और साथ ही दुर्घटना को रफा दफा करने का बयान, दबाव, और सरदार सेना ने दोषी अधिकारी पर कार्रवाई और वाहन पर एफआईआर करने की मांग की है। पर लखनऊ से ही, जहां राजधानी लखनऊ के बाजार खाला थाने पर चल रहा प्रदर्शन। बाजार खाला थाने पर वकीलों का पुलिस के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन। वकीलों का कहना है कि रामा हॉस्पिटल के खिलाफ 2 महीने पहले दिया था बाजार खाला थाने पर तहरीर, नहीं की पुलिस ने कोई कार्रवाई। वकीलों का कहना है, अधिवक्ता की तहरीर पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज अधिवक्ताओं ने किया कोतवाली के बाहर प्रदर्शन। बाजार खाला इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर प्रदर्शन खत्म कराया है, कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। अधिवक्ताओं का कहना है, पुलिस ने कार्रवाई करने की कही बात, हम हुए संतुष्ट, प्रदर्शन किया खत्म। एडवोकेट जी, अपना परिचय दे दीजिए। क्या नाम है आपका? कहाँ से? एडवोकेट ऐश्वर्य पांडे है, क्योंकि मैं वकीलों की नेतागिरी करता हूँ, वकीलों को न्याय दिलाने का भी मैं कार्य करता हूँ। आज हमारे का सीनियर एडवोकेट है नरेंद्र साहू जी, उन्होंने अपनी बच्ची को रामा नर्सिंग होम में एडमिट कराया था। 10/12/2025 को हमने उनको यहाँ पे ज्ञापन दिया था कि हमारे साथ हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं उनके साथ ये सोचिए, उन्होंने बच्चा एडमिट कराया, उनका 5 दिन तक उनको एडमिट रखा गया, जो उसमें आईसीयू का पैसा लिया गया और 1 दिन सिर्फ आईसीयू में रखा गया। 5 दिन का पैसा उनको लेना पड़ा। बहुत सी जाँचें ऐसी कराई जिनका उन्होंने पैसा लिया और एक भी जाँच पर्चे नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया। हमें यहाँ पे एप्लीकेशन दिया कि यहाँ पे कोई भी किसी तरह के प्रेजेंटिंग आगे तो खाना खाला बाजार के इन्होंने कोई भी कार्यवाही पर नहीं की। उन्होंने कहा डीसीपी से मिलिए, जाके आप आईजी से मिलिए, जाके कमिश्नर से मिलिए। हम लोग वहाँ दौड़ते 2 महीने का चक्कर लगाते, कोई भी एफआईआर, कोई भी दोषियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। ये होता रहा कि इधर दौड़ो इधर दौड़ो। जब एक सीनियर एडवोकेट ये हाल है तो आम जनता की क्या हाल होगा? लाशें हॉस्पिटल में, निजी अस्पताल में पड़ी रहती है और कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए कार्रवाई नहीं करते तो इन लोग धनउगाही करते रहते, कुछ पैसा लेते रहते और लाशें पड़ी है। आज कई मामले सुने होंगे कि लाशें पड़ी रहता है, पेमेंट नहीं करेंगे, आपको लाश नहीं ले जाने देंगे। और जिसके पास पैसा नहीं है या कुछ चीजें नहीं है तो उनके साथ सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। हम अस्पताल नीचे अस्पताल में इसलिए जाते हैं कि हमारे को जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा, हमारे को जल्दी जो सुविधाएं मिलेंगी। पर क्या होता है कि वहाँ सुविधाओं के नाम पर लूटा जाता है।
तो अब आप लोगों ने क्या प्रदर्शन किया यहाँ पे, क्या किया है जिसको लेकर के आपकी क्या मांगे हैं? अपने को न्याय दिलाने के लिए, अधिवक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए, सोचिए जब अधिवक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए हम लोग ने आज प्रदर्शन किया, तो हम लोग ने अपने लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा, तो आम जनता के लिए क्या होगा? ये एक आम आदमी जाए या कोई भी जाए। अब आपके प्रदर्शन के दौरान आपको क्या आश्वासन मिला है? कोतवाल से बात हुई कि हमें आश्वासन मिलने लगे अभी मेरे तुरंत कार्रवाई उन पर करी जा रही है, उन पर जो दोषी अस्पताल के डॉक्टर थे उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, तुरंत करी जाएगी, ये आश्वासन मिला है। किसने आपसे ये बात कही है? किससे आपको आश्वासन मिला? इंस्पेक्टर साहब ने बोला है, डीजीपी साहब ने तो बोला है। आप लोग संतुष्ट हैं उससे और अब धरना प्रदर्शन अपना खत्म करेंगे? हम लोग एक दूसरे पूरे पुलिस पे हमें भरोसा करना, पुलिस पे हम लोग न्याय दे, यही एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम इनको नहीं करेंगे, लेकिन इनको होना चाहिए न्याय दिलाने जो कर रहा है। हरदोई जनपद के संडीला से एक सराहनीय पहल की खबर सामने आई है, जहां टीबी रोगियों और दिव्यांगजनों को राहत देने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, ये तस्वीरें संडीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की CSR योजना के अंतर्गत अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा टीबी रोगियों के लिए पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और साथ ही कार्यक्रम में माननीय सांसद अशोक कुमार रावत मिश्रिक लोकसभा द्वारा 255 टीबी रोगियों को पोषण पोटली वितरित की गई है। और वहीं सुनने में असमर्थ 10 मरीजों को आपको बता दें हियरिंग मशीन भी प्रदान की गई है। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला के अधीक्षक डॉक्टर मोहन कुमार सिंह, समाज सेवी कर्नल आदित्य प्रताप सिंह व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर नुमन उल्लाह खान सहित IRFC एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। खबर मैनपुरी से है, जहां आज मैनपुरी की सांसद श्रीमती डिंपल यादव जिला स्थित अपने सपा कार्यालय पहुंची हैं, जहां उन्होंने आगामी होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव एवं SIR को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान वे मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया है। उन्हें भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने जो इनको कम वोट दिए हैं, इसी के डर से कहीं न कहीं इस SIT प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि वो भी कभी नहीं चाहते हैं सही ढंग से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित हो। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते हैं सभी अपना वोट बनवाए ताकि उसका प्रयोग करके संविधान को बचाया जा सके। उन्होंने प्रकाशित हुई फिल्म पंडित पर भी जमकर चर्चा करते हुए सरकार को घेरने का काम किया है। और साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए सोसाइटी में डिवीजन हो इसका प्रयास में जुटी रहती है। इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होकर सभी प्रक्रियाओं को कराना चाहिए। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है, इसीलिए हमने एक मीटिंग बनाई थी और लोगों को नए वोटर्स बनाने के लिए, और जो डिलीटेड वोटर्स हैं और जो वोटर्स आने वाले टाइम पे जो डिलीट करेंगे, क्योंकि एक में ममता बनर्जी चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे लगता है पूरा ऑपोजिशन इसका सहयोग देगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से जो एक संवैधानिक ढांचा है हमारे देश का, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम किया है। केंद्रीय बजट पेश हुआ है, उसको लेकर के बजट सेशन चल रहा है और बजट पर चर्चा होगी। मंडे से है चर्चा होने का, और जो बजट है मैं समझती हूँ बजट में कुछ भी, क्योंकि अभी सरकार वाला चुनाव नहीं था, सरकार बनाने वाला, तो किसी भी तरह का बजट में कोई भी वेलकमिंग डिसीजन नहीं दिखा है सरकार की तरफ से। मध्य वर्ग लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, और पूरी टोटालिटी में अगर देखेंगे तो बजट में इस बार के कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि बजट आने की जो खुशी होती है लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में, वो दिखाई दे। लेकिन सरकार जो है ना लगातार फिल्म आई जिसका काफी विरोध हो रहा है। कौन सी? पंडित, जिसका काफी विरोध हो रहा है, लखनऊ में FIR भी दर्ज कराई गई है। इसमें और कोई नहीं बोला, लेकिन मायावती जी का जरूर
आया कि इस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट नहीं करना चाहिए? ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, ये बहुत ही संगठित तरीके से सोसाइटी यानी कि समाज में डिवीजन यानी कि भेदभाव कैसे बनाएं, इस कार्य में लगातार लगी रहती है अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये इनका शासन, उसमें अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टर कौन है इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके में जो किरदार निभा रहे हैं वो कौन एक्टर्स हैं जो किरदार निभा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इस तरह की वो भी ज़्यादातर ब्राह्मण ही है, ये सब देखना पड़ेगा। और इन्हीं के सरकार में ही ऐसी फिल्में क्यों आती हैं, सवाल इस बात पे भी होना चाहिए। मैडम, जिस तरीके से मांझा चलता है जिससे कई लोगों की जान जाती है, पतंग उड़ाने के दरमियान घटना हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जो पतंग पीछे के घर पे आके गिरा है उसमें कहीं ना कहीं चीनी मांझा लगता है। अभी 1 घंटे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है। ये तो है कि चाइनीज की खाली मांझा जो इतना खतरनाक है, जहाँ पे किसी को भी कभी भी क्षति पहुंच सकती है। हमने देखा कि किस तरह कभी एक युवा की जान गई है, गला क्या कटा, हाँ, ये पक्षियों की। और ये चाइनीज मांझे आखिर आ कहाँ से रहे हैं, जिसकी सरकार है, ये जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। और खाली चाइनीज मांझे नहीं आ रहे हैं, पूरा हमारा देश में न जाने कितना चाइना से सामान आ रहा है। पूरी सरहदें तो खुली हैं इस तरह के सामान के। और जो अभी ट्रेड डील साइन हुई है यूएसए की, अगर इस पर हम गौर करेंगे तो न जाने कितने हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए की डील साइन हुई है। और जहाँ पे हम लोग यूएसए से खाद्य पदार्थ का हम लोग आयात करेंगे, और वो भी बिना किसी शुल्क के, कोई ज़ीरो टैरिफ पे। तो मैं समझती हूँ सरकार की रणनीति ही यही है कि हमारे बाज़ार को, हमारे किसानों को कैसे कमज़ोर किया जाए और कैसे कॉरपोरेट जगत के लोग पूरे देश में हावी हो। तो मैं समझती हूँ इसी रणनीति के तहत पूरे बाजार यूएसए के आज खोले गए हैं। और जहाँ चाइना के साथ न जाने हम कितने लाखों करोड़ों का आयात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। आज इन सबको कटघरे में रख के सवाल का जवाब देना चाहिए। जो यूएसए की डील हुई है, जहाँ पे न जाने कितने हज़ारों लाखों करोड़ के कृषि उत्पादक और खाद्य पदार्थ हमारे भारत के मार्केट में आएंगे, वो भी सस्ते दामों में आएंगे, तो हमारा गरीब किसान कैसे सस्टेन करेगा, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाने का कार्य करेगा। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए परिवार चला रही है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बीएमडी कार्ड खेला है, ब्राह्मण मुस्लिम दलित कार्ड खेल रहे हैं। इस बार जो ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि एसआईआर पे हम जितना ध्यान दे लें, क्योंकि एसआईआर तब आया जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को वोट किया, कहीं ना कहीं इससे डर के ये एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वह वेस्ट बंगाल हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सही ढंग से एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो उत्तर प्रदेश में। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि आप अपना वोट बनाइए, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है उसको भी कहीं ना कहीं छीनने का साजिश कर रहे हैं रहती हैं। और मेरा पूरा मानना है कि टीएमसी वेस्ट बंगाल में सरकार है। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं जिला अस्पताल पुरुष में नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से लखनऊ से डॉक्टर शहजाद महाप्रबंधक ने जिला अस्पताल में मुआयना किया है और साथ ही सिटी स्कैन, डायलिसिस लैब, एनआरसी, ओपीडी में मुआयना किया और पूछा किसी चीज की कमी तो नहीं है और कमी हो तो उसे पूरा किया जा सके। जिला अस्पताल पुरुष में किसी भी प्रकार की कमी नहीं मिलने पर सभी चीजें ठीक ठाक निकली, साफ सफाई भी बेहतर निकली है। मिर्जापुर जनपद की नवागत पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व शनिवार को विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का विधिवत पूजन दर्शन किया है और साथ ही मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने जनपद में शांति, कानून व्यवस्था और साथ ही जन कल्याण की कामना की है। इसके उपरांत पुलिस लाइन पहुंचकर औपचारिक रूप से पुलिस अधीक्षक का भी कार्यभार संभाला है और कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर एक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व
वाला जनपद है, जहां कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। एसपी ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। किसी भी प्रकार के अपराध, चाहे वह संगठित हो या असंगठित हो, से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, नशा तस्करी और जमीनी विवाद से जुड़े मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि थाने में फरियादियों की समस्याएं सुनवाई समयबद्ध और संवेदनशील तरीके से होनी चाहिए। किसी भी पीड़ित को अनावश्यक रूप से भटकना ना पड़े। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। और साथ ही अंत में एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने कहा कि जनता का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और इस विश्वास पर खरा उतरना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। जनपद में आप आई, दर्शन किया, काम करेंगे, क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, जनपद में जो हमारी जन सुनवाई है वो गुणवत्ता पूर्वक हो, समयबद्ध हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और इसको और सुदृढ़ करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए जो भी ऐसे लोग जो संगठित अपराध में लिप्त रहते हैं और समाज में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी पुलिस कार्रवाई की जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ साथ जो आम नागरिक है जो कि पुलिस से क्राइम के अतिरिक्त, लॉ एंड ऑर्डर के अतिरिक्त बहुत सारी अन्य सेवाओं के लिए जुड़ता है, उनका एक एक्सपीरियंस जो है पुलिस के साथ में वो बहुत ही पॉजिटिव हो, अच्छा हो, ये हम इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। और बाकी जो कोर पुलिसिंग है, जो बेसिक पुलिसिंग है, जिसमें हमारी बीट पुलिसिंग है, उसको और सुदृढ़ कैसे किया जाए। हाल ही में जो यक्ष ऐप लॉन्च हुई है उसके माध्यम से बीट पुलिसिंग को और सुदृढ़ करते हुए अपराधियों पर पैनी नजर लगातार रखी जाएगी और जो आम जनमानस है उनकी अप्रोच पुलिस तक और सुगम की जाएगी। मैम, सबसे पहले आप आई विंध्याचल मां विंध्यवासिनी दर्शन की, ऐसे में विंध्याचल के लिए क्या कहना चाहेंगे? पर्यटन स्थल भी है, काफी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तमाम तरह की घटनाएं भी होती है, चोरी और सामान छीनने की जैसी बहुत बार घटनाएं हुई, लेकिन इसका अभी तक कोई समस्या नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर आगमन हुआ है। जनपद मिर्जापुर में जो माता रानी का विंध्याचल धाम है वो बहुत ही पवित्र पावन स्थल है। बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पर आते हैं। लगातार पुलिस द्वारा वहां पे चाहे सीसीटीवी कैमरा कवरेज हो, उसके माध्यम से वहां पे लगातार बेहतर पुलिसिंग करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आगे भी जो भी आम जनमानस वहां पे आते हैं उनको बेहतर पुलिस सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। थैंक यू। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में पुलिस के आला अधिकारी खुद स्कूटी और मोटरसाइकिल चलाकर निरीक्षण करते नजर आए हैं। यहां वहां होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस के रास्ते का निरीक्षण करने पहुंचे और साथ ही आईपीएस अधिकारी ने खुद स्कूटी चलाई तो वहीं पीपीएस अधिकारी मोटरसाइकिल पर सवार होकर निरीक्षण करने निकल पड़े। दरअसल पुवाया थाना क्षेत्र के बड़े गाँव में होली में लाट साहब के जुलूस के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद होली की सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारी स्कूटी व मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल पड़े, क्योंकि पतली गलियों से होकर जुलूस निकलता है जिसमें बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है। जिसके बाद अधिकारियों ने दोपहिया वाहनों से निरीक्षण करने का फैसला किया है और साथ ही आईपीएस अधिकारी दीक्षा भवरे ने खुद स्कूटी चलाकर निरीक्षण किया तो वहीं सीओ स्तर के अधिकारी बाइक चलाते नजर आए हैं। शनिवार 7 तारीख को हमने यहाँ पर बड़ा गांव जो ये है एरिया है वहाँ पर हमने बाइक द्वारा भ्रमण किया है, क्योंकि जैसे होली आने वाली है तो बड़ा गांव में जो जुलूस निकलता है उसमें जो सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं वो देखे गए, लोगों से बात की गई और जो आगे वाली जो यहाँ पे ड्यूटी लगवाने वाले हैं या जो मैप है उनका सबका हमने अभ्यास किया है और उसी तरह हम सारे दल बल के साथ इस तरह से जो रूट मार्च है वो भी हमने किया है।
संडीला तहसील से एक अहम खबर और जन समस्या को लेकर खबर है, जहां रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम और ई रिक्शा संचालन में कथित भेदभाव को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठी है। जहां रेलवे क्रॉसिंग पर आपको बता दें, फाटक बंद होते ही दोनों ओर गलत दिशा में खड़े वाहनों के कारण घंटों जाम की स्थिति बन जाती थी। शिकायत में बताया गया कि ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड और कर्मियों की अनदेखी से आम जनमानस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ट्रेन के संचालन पर असर पड़ता है। वहीं ई रिक्शा संचालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि नगर के ई रिक्शा चालक यदि ग्रामीण रूट पर जाते हैं तो उनका चालान कर दिया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के चालक नगर सीमा में बिना रोक टोक ई रिक्शा चलाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर प्रादेशिक जनहित जागरण समिति के संयुक्त मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी संडीला सुश्री नारायणी भाटिया को ज्ञापन देकर जनहित में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। हम लोग की प्रादेशिक जनहित जागरण समिति संस्था के द्वारा आज एसडीएम महोदय को हम लोग एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और उसमें मांग कर रहे हैं कि एसडीएम महोदय ने और जो पुलिस ने ई रिक्शा चालकों के लिए जो रूट निर्धारित किए हैं वो एक अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है, तो उसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो संडीला नगर का निवासी है उसको संडीला नगर का रूट दिया जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है उसको ग्रामीण क्षेत्र का रूट दिया जाए। संडीला क्षेत्र का निवासी जिसको रूट गांव क्षेत्र का दिया गया है, उसमें होता ये कि जब वो रिक्शा लेके जाता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। गरीब आदमी की परेशानी हो रही है। उसी में हम लोग एक बात जोड़ना चाहते हैं कि यहाँ की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए शासन अपने हिसाब से जो सुविधा चाहे तो कुछ रिक्शों को बढ़ा दिया जाए, जिसे मांग करते हैं उन रिक्शों को बढ़ाया जाए ताकि आम जनमानस को, नागरिकों को निकलने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। दूसरी मांग ये है सीतापुर से ही, जहां सीतापुर जनता की शिकायतों पर समस्याओं को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारित करने के उद्देश्य से जनपद की सभी 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया और साथ ही तहसील सदर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर एवं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को एक एक करके सुना गया। वहां जनता की शिकायतें एवं समस्याओं को समय अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लाभार्थी परक योजनाओं से संबंधित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण किया जाए और साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर पहुंचकर गुणवत्तापूर्ण शिकायत निस्तारण करें। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी सदर साथ ही धामनी एम दास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार, तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कुल 196 शिकायतों में से 10 का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। इसी प्रकार जनपद की अन्य तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील बिस्वा में प्राप्त 24 प्रार्थना पत्रों में से 6, तहसील मिश्रिक में प्राप्त 72 प्रार्थना पत्रों में से 14, तहसील सिधौली में प्राप्त 42 में से 6 प्रार्थना पत्र, तहसील महमूदाबाद में प्राप्त 24 प्रार्थना पत्रों में से 3, तहसील महोली में प्राप्त 28 प्रार्थना पत्रों में से 3 सभी का शेष बची हुई शिकायतों का पुष्टांकित कर 1 सप्ताह के अंदर संबंधित अधिकारियों को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। खबर मिर्जापुर से ही, जहां उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर और पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस हमेशा राष्ट्र विरोधी का समर्थन करती है और साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आजादी से लेकर आज तक सभी गंभीरित नहीं हुई है और साथ ही चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गाँव गरीब किसान के बारे में सोचते हैं और कांग्रेस हमेशा कभी नक्सलवाद का समर्थन, कभी आतंकवाद का समर्थन, कभी किसी को आतंकवादी कहना, इन पर प्रतिबंध लगा देना हमेशा राष्ट्र विरोधी कार्य रहा है और साथ ही कांग्रेस कहा कि वहां पर उचित कार्य नहीं कर रही है। और वहीं तमिलनाडु के मंत्री के दिए गए बयान पर कहा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सभी लोगों को हम बर्दाश्त करते हैं, ना क्षेत्रवाद, ना परिवारवाद, ना हिंदुस्तान से आए हुए, दुनिया से आए हुए सभी लोग सम्मान हम करते हैं। ये जो बिट्टू के ऊपर लेकर कहा गया उनको कि वो जो है गद्दार है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पिछले आजादी से लेकर आज तक कभी गंभीरता भी नहीं लेती, ना गंभीर है। आज आजादी के 47 वर्षों बाद किसी एक चाय बेचना देश का प्रधानमंत्री बना तो वो गांव गरीब किसान के बारे में सोचते हैं। आज आप देख लीजिए, चाहे सड़कों का जाल हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या एयरपोर्ट हो,
या जो भी समस्या थी, आज राज्य के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो या 370 धारा समाप्त हो, ये जितनी समस्या थी, सड़कों का हो चाहे गरीब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान सम्मान हो, और कांग्रेस हमेशा कभी नक्सलवाद का समर्थन, कभी आतंकवाद का समर्थन, कभी किसी को आतंकवादी कहना, इन पर प्रतिबंध लगा देना, तो इनका हमेशा राष्ट्र विरोधी कार्य रहा है, हमेशा रहे। इसी कारण कांग्रेस इनको नकार दिया है। अब कांग्रेस कहीं है भी नहीं, लेकिन फिर भी अपना उचक रहे हैं। अच्छा, तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने कहा कि यूपीओ को हिंदी नहीं बोलने आती, इसलिए वो आते हैं यहाँ पे टेबल साफ करते हैं, मजदूरी करते हैं या तो पानी पूरी बेचते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पूरे देश को दिशा देता है। उत्तर प्रदेश वासी प्रधानमंत्री देते हैं, ऋषि मुनि देते हैं, उद्योगपति देते हैं, और उत्तर प्रदेश सामंजस्यपूर्ण स्थिति में ही है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सभी लोगों को हम लोग बर्दाश्त करते हैं। न यहाँ क्षेत्रवाद है, न व्यक्तिवाद है, न परिवारवाद है। सब लोग हिंदुस्तान से आए हुए, दुनिया से आए हुए लोगों को सभी लोग सम्मान करते हैं, और इसी कारण रहा परिणाम, चाहे दिव्य भव्य कुंभ रहा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का दर्शन। इसी कारण उत्तर प्रदेश में पर्यटक सबसे अधिक आते हैं, लोग बड़े पैमाने पर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उसका लाभ मिले। खबर सीतापुर से है, जहां एडीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस बड़ी संख्या में फरियादी लेकर पहुंचे। फरियाद एसडीएम और तहसीलदार ने एक एक कर फरियादियों की सुनी है फरियाद। संपूर्ण समाधान दिवस में सभी विभागों से अधिकारी रहे मौजूद, जिसके बाद एडीएम ने तहसील का किया निरीक्षण। जनपद के तहसील लहरपुर का पूरा मामला। खबर सोनभद्र से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम बीएन सिंह की नई पहल। तहसीलों में से एक कैंप में मिल रहा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। 13 दिव्यांग जनों के बने दिव्यांग प्रमाण पत्र, 23 आयुष्मान कार्ड तैयार। पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन और फॉर्मल रजिस्ट्री पंजीकरण भी हुआ है। जिला मुख्यालय के बार बार चक्कर लगाने की झंझट से मिलेगी बड़ी राहत, समय और धन दोनों की होगी बचत। तहसील दुद्धी में तहसील दिवस के अवसर पर डीएम सोनभद्र ने दी है जानकारी। और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर जिला मुख्यालय के बार बार चक्कर लगाने की झंझट से भी बड़ी राहत मिली है। लोगों ने पहल को बताया है जनहित में एक बड़ा कदम। खबर बदायूं से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत। थाना पुलिस ने शव को भेजा है पोस्टमार्टम के लिए। थाना मूसा झाग के गांव गुरगांव निवासी मुकेश 35 वर्षीय पुत्र दिलसुख की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा कि युवक करीब 3 माह से अपने बहनोई वेदपाल के यहाँ कोतवाली बिलसी के गाँव सतेती की जगह पट्टी कर रहे थे, और साथ ही गांव में राम नवमी के दिन भंडारा होना था। गांव के सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली को लकड़ी चिरवाने बिलसी जा रहे थे। बिलसी कस्बे के पास आलोक कोल्ड स्टोर के टक्कर से मुकेश अचानक गिर गए, और जिससे वह बेहोश हो गए और उसके मुंह से झाग आने लगा। झाग आने के कुछ देर बाद में ही मुकेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार के सभी लोग दिल्ली में रहकर मजदूरी किया करते थे। युवक की शादी नहीं हुई थी। ये ट्रैक्टर पे लकड़ी चिरवान आ रहे भंडारे की हम, तो इन्हें दौड़ा पर वो एक संग तो गिर गए जी। ट्राली में से गिर गए ना, ट्रैक्टर पे बैठे जी। ट्रैक्टर पे से गिर गए? कहाँ पर गिरे? ये जो बजरपुर, हाँ बजरपुर की दुकान के सामने, बिल्कुल जैसे सब लोग बैठे हैं। अब वे तो वे भजे बेचारे और रोको तोलो तो वो नको हम, हाँ हमने आँखें फाँके दाबी। ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हो? सतेती। ये क्या हुआ है इनके साथ? इनके दौड़े आते हैं ना, हम जा रहे हैं ट्रैक्टर पर लकड़ी चिलवाने अपनी, तो ये ट्रैक्टर चले गए साथ में हमारे बैठ के। अचानक दौड़ा आया ना, गिर गया ट्रैक्टर से। ये 3 महीने ये हैं गुड़गांव के। मूसा झाग की बात? हाँ,
तो ये परिवार वाले कहाँ रहते हैं? परिवार वाले इनके दिल्ली है सारे। फोन कर दिया सबको? हाँ कर दिया फोन सबको। तो कब से रह रहे हैं ये यहाँ ने 3 महीने हो गए हमारे पास। कहाँ रह रहा है, किसके पास? इनके बहनों ही है, यहाँ बहन है इनकी। क्या नाम है इनका? वेद विकास। वहीं रह रहे हैं? हाँ 2 हैं बहनों। लकड़ी चिरवाने क्यों गए थे कुछ? लकड़ी हम भंडारा करते हैं ना हर साल रामनवमी पे। अच्छा। हाँ उसके लिए लकड़ी ले गए हम चिरवाने के लिए, उसी पे चले गए थे बैठ के ट्राली पे। खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक संपन्न हुई है और बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम, योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की गुणवत्तापूर्ण समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न इंडिकेटर्स पर जनपद की प्रगति को देखा तथा धीमी प्रगति वाली योजनाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि RCH पोर्टल पर PMFY का रजिस्ट्रेशन होगा। तत्पश्चात बाल विकास पदाधिकारी, परियोजना अधिकारी अपने MOIC से संपर्क कर RCH का डेटा लेने के उपरांत फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे और जिला कार्यक्रम अधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पात्र लाभार्थियों की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित भी किया गया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी संगठन के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय शाह के आज शाहजहांपुर पहुंचे हैं और साथ ही सहकारी बैंक के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार के बजट की जमकर सराहना की। दुर्विजय शाह ने कहा कि विपक्षी सरकारों और भाजपा सरकार के बजट में बड़ा अंतर है और यह आम बजट आम आदमी के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में बालिकाओं और साथ ही आत्मनिर्भर बनने पर, युवाओं को रोजगार देना और किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। और साथ ही ब्रज क्षेत्र में अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा संगठन का मुख्य कार्य केंद्र और साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। बजट भी देश के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, महिला सशक्तिकरण हो, हर वर्ग को मजबूती देने वाला बजट है। इसलिए संगठन सरकार के इस कार्य की प्रशंसा करता है और आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए हमेशा से लगा रहा है और आगे भी लगा रहेगा। विपक्ष कह रहा है जन विरोधी बजट प्रकार। देखिए, विपक्ष ने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई हैं और विपक्ष ने जो काम किए हैं, मैं उनकी सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, उनकी सरकारों में जो काम हुए और अभी हमारी सरकारों में जो काम हो रहे हैं, उसका अंतर आप सब लोग पत्रकार बंधु हैं, आपको जरूर कंपैरिजन करना चाहिए। निश्चित रूप से आज आम आदमी के लिए देश में सरकार ने जो काम किया है और इस बजट में भी जो प्रावधान है वो पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं महिला सशक्तिकरण के लिए ही अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी देश में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बच्चियां अच्छी तरीके से स्किल्ड हो सकें, पढ़ सकें, इसलिए हर जिले पर एक महिला छात्रावास की बनाने की योजना इसमें की है, जिसके लिए 10,000 करोड़ का बजट की व्यवस्था इसमें की गई है। इस तरह से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, ये बजट देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए, देश में नए रोजगार सृजन के लिए, देश में किसानों की आय को मजबूत करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी जैसी योजना चलाकर सरकार निश्चित रूप से देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। सर, युवा बेरोजगारों के लिए क्या है इस बजट में? नए रोजगार सृजन हो, इसके लिए भी सरकार ने उसमें बजट किया है। MSME के साथ साथ हमारे देश के नौजवान नए अपने उद्योग विकसित कर सकें, इसके लिए भी सरकार ने बजट का प्रावधान किया है कि उसमें सरकार जो हमारे छोटे छोटे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसके माध्यम से हम बहुत छोटा पैसा बिना ब्याज के दे रहे हैं, उसके माध्यम से हमारे देश के नौजवान अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, साथ ही साथ नए नौकरियों का सृजन हो, इसके लिए भी सरकार ने बजट में व्यवस्था की है। देखिए, जो पहले 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री जी लगातार हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे औषधि केंद्र भी लगातार खोलने का काम किया है
जिनके माध्यम से किसान मतलब आम आदमी को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें। इस बार 17 ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर की है में उपयोग में आती हैं या डायबिटीज़ में प्रयोग में आती हैं, उन सब दवाइयों का जो मूल्य है वो घटाने का काम किया है। और हम लोग लगातार ये प्रयासरत हैं कि ये सब चीज़ें आम लोगों की पहुँच में आएँ। कहीं अगर इसमें कोई ऐसी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे इस तरह के घालमेल की बात हो, सरकार लगातार देश में नियंत्रित कर रही है इसको। मैं इसका एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। देश में जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने भ्रष्टाचार की इस देश में कहा था कि 1 रुपया चलता है तो आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते 85 पैसा दलाल खाते हैं, 15 पैसा किसानों तक पहुँचता है। लेकिन हमारी सरकार ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, लेकिन बहुत हद तक देश में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया है और आगे भी करेंगे। आज उसका एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। चाहे पेंशन योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, किसानों की पेंशन हो, अन्य योजनाओं का पैसा हो, वो आज किसानों के या लाभार्थियों के सीधे खाते में जा रहा है। किसानों के लिए जो सरकार 2000 रुपया भेजती है, वो आज पूरे के पूरे 2000 रुपये उसके खाते में जा रहा है। तो भ्रष्टाचार देश में कम हुआ है और लगातार उस पर नियंत्रण के प्रयास कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी अगर इसमें कोई ऐसी बात है तो आप। खबर वाराणसी से है, जहां आज से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत और अमेरिका के बीच होने वाले मुकाबले में भारत की जीत और साथ ही उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। काशी में नमामि गंगे की टीम ने दशाश्वमेध घाट पर हाथों में तिरंगा लेकर और खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर वहां पर मां गंगा की आरती उतारी है और बाबा काशी विश्वनाथ से गुहार लगाकर भारत को विजयी बनाने की कमान भी की गई है। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी वाराणसी। आज हमने काशी के पौराणिक दशाश्वमेध घाट से T20 वर्ल्ड कप में भारत विजयी हो, इस निमित्त मां गंगा की आरती उतारकर श्री काशी विश्वनाथ जी से गुहार लगाई है, प्रार्थना की है कि भारतीय क्रिकेट टीम अपने प्रत्येक मैच में विजयी हो और आज अमेरिका को निश्चित रूप से हराते हुए प्रत्येक मैच में विजयी होते हुए अपने अजेय रथ को आगे बढ़ाते हुए T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते और 140 करोड़ भारतवासियों के दिल में तो क्रिकेट निवास करता है, प्रफुल्लित हो और हमारी भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतते हुए पूरी जो भारत की जनता है उनको जो है खुश रखे। और आज काशी नगरी से हम क्रिकेट बैट लेकर, क्रिकेट किट लेकर, क्रिकेटरों की तस्वीर लेकर, राष्ट्र ध्वज लेकर मां गंगा की आरती उतारकर यह कामना कर रहे हैं कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम विजयी हो और भारत के 140 करोड़ वासी जो क्रिकेट जिनको आनंद कराता है वो अभी प्रफुल्लित हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।